गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग को इस फिजिक्स के क्लास में, इस वीडियो में क्लास में स्वागत है आप लोगों को। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर में आप लोग को स्टार्ट किया जा रहा है। विद्युत के बारे में पढ़ाया जाएगा। विद्युत चैप्टर, जो चैप्टर स्टार्ट आप लोगों को किया जा रहा है उसे हम विद्युत चैप्टर कहते हैं। विद्युत इस चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है आप लोगों के पास। विद्युत जब विद्युत स्टार्ट किए जा रहे हैं तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है चैप्टर आपका? ये विद्युत है। विद्युत विद्युत चैप्टर आप लोग को स्टार्ट किया जा रहा है। विद्युत चैप्टर देखिए, तो विद्युत जब है तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी ELECTRICITY इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी ELECTRICITY इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत के बारे में आप लोगों ने पिछली कक्षा में क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। क्लास 9th में विद्युत के बारे में पढ़ा होगा कि प्लास्टिक सूखी कंघी को कांच के छोटे छोटे टुकड़े पास ले जाया जाए तो कोई प्रभाव नहीं दिखता। विद्युत के पास हम यदि आपने क्लास 9th में विद्युत के बारे में कुछ न कुछ जरूर पढ़ाया गया। अब देखिए हम लोग समझते हैं, जब प्लास्टिक क्लास 9th में क्या पढ़ते हैं, प्लास्टिक की कोई सूखी हुई या कंघी को कांच के छोटे छोटे टुकड़े विद्युत के पास ले जाते थे। इलेक्ट्रिसिटी के पास जब ले जाएंगे तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। पास ले जाता तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं दिखता। लेकिन जब उसी सूखी कंघी को सूखे बाल में बार बार रगड़ कर कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास लाया जाता है तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंघी को क्या कर लेते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, इस बात से आपका यह स्पष्ट हो रहा है बात से कि आप लोगों की प्रारंभ में कंघी उदासीन थी, लेकिन जब उसे सूखे बाल में रगड़ा गया तो उसमें कंघी में आवेशित हो जाते हैं। यानी जब प्रारंभ में आपकी कंघी क्या थी? सूखी हुई थी, उदासीन थी। आप जो कंघी थी एक उदासीन थी। जब बाद में से बाद में आपने क्या किए? अब सूखे बाल को रगड़ कर छोटे से टुकड़े के पास ले जाते हैं। अब सूखे बाल में बार बार कंघी कर रगड़ कर कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास लाया जाता है तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े क्या हो जाता है? कंघी की ओर आकर्षित होने लगते हैं, तो कंघी आवेशित हो जाती है। तो कंघी आपका क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। आवेशित कंघी उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर विद्युतीय बल लगाए गए थे। जो आपका आवेशित कंघी होते हैं उस पर छोटे छोटे कागज के टुकड़े क्या लगाया जाता है? आपका कंघी का लगाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, टुकड़े टुकड़े विद्युत बल लगाया जाता है। इसी तरह कांच की छड़ को, आप एक कांच का छड़ है, कांच का छड़ आपके क्या किया जाता है? समझिएगा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से और किसके कपड़े से? कांच की छड़ को आप रेशम के कपड़े से, एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से, यानी किसी पदार्थ से उचित रगड़ने पर विद्युत आवेश उत्पन्न होती है। जब आप कांच की छड़ को रेशम से आप क्या कीजिएगा? रेशम से रगड़िएगा। एक कांच की छड़ को किससे? रेशम से जब आप रगड़िएगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। जैसे आप सूखे बाल में कंघी से रगड़िएगा बार बार तो क्या होगा? उसमें आपका एक विद्युत आवेश उत्पन्न होगा। जब आपके किसके पास ले जाइएगा? तो कागज के पास ले जाइएगा। तो इसी तरह कांच को आप जब रेशम से रगड़िएगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? आपका विद्युत आवेश उत्पन्न होती है। उसी तरह एवोनाइट की छड़ से एवोनाइट की छड़ को ऊनी से कपड़े से आपको रगड़ने से आपको क्या पता निकलेगा? पदार्थ को रगड़ने से आपको, जब एवोनाइट की छड़ से आप ऊनी कपड़े को रगड़ते हैं तो आपको वहां पर विद्युत आवेश उत्पन्न होगा।
इस तरह से अब समझिएगा आप लोग इससे आगे अब उत्पन्न होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। अर्थात घर्षण से विद्युत के आवेश का, घर्षण से ही मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, आवेश, विद्युत का आवेश उत्पन्न होता है। जब हम किसी चीज को घर्षण कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं दो पदार्थ को, तो उसमें से मुझे विद्युत आवेश उत्पन्न हो रही है। तो वही आपको कहना चाह रहे थे हम कि किसी चीज को हम दो पदार्थ से रगड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक सूखी कंघी से जब कंघी को बाल में रगड़ रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, एक विद्युत आवेश उत्पन्न हो रही है। या हम किसी कांच के टुकड़े को क्या कर रहे हैं, कांच के टुकड़े को रेशम की कपड़े से, कांच की छड़ को रेशम की कपड़े से रगड़ रहे हैं, तो उसमें से विद्युत आवेश उत्पन्न होती है। एबोनाइट की छड़ से ऊनी कपड़े को जब हम रगड़ रहे हैं, पदार्थ को रगड़ रहे हैं, तो उसमें से विद्युत आवेश उत्पन्न होती है। इस तरह से हम लोग को उत्पन्न होती है। तो समझिएगा विद्युत आवेश के बारे में, किसके बारे में, सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में आप लोग समझिएगा। विद्युत के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं, तो आपकी विद्युत पढ़ना था क्लास 9th में। हम लोग इस चैप्टर में अब देखिए विद्युत आवेश के बारे में समझते हैं, आवेश क्या है। तो विद्युत आवेश के बारे में समझिएगा, क्या है आपका विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश समझिए, विद्युत आवेश के बारे में। तो विद्युत आवेश के बारे में, विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु पे का आंतरिक गुण होता है। जो विद्युत आवेश होता है उसका प्रत्येक वस्तु का एक अपना आंतरिक गुण होता है, जो विद्युत बल को क्या करता है, आरोपित करता है। और उस अपने विद्युत बल को, जो उसका आंतरिक गुण होता है, उसमें विद्युत बल का अपना आरोपित करता है और आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता हो, और उसमें आरोपित करने की क्या रखता हो, प्रवृत्ति रखता है। आवेश प्राय देखिए, जब विद्युत आवेश होंगे तो उसमें न कुछ मौलिक कण होंगे। तो ये मौलिक कण आपका कौन होगा, जो मौलिक कण होगा विद्युत आवेश में आपका, वे होगी आपका इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। तो जो आपके गुण, जो मौलिक कण होंगे, वो आपका मौलिक कण क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आंतरिक गुण दर्शाएंगे, क्या दर्शाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन गुण के होंगे, नहीं तो किस गुण के होंगे, प्रोटॉन गुण को दर्शाते हैं। आवेश न उत्पन्न की जाती है और न ही इसे नष्ट की जा सकती है। आवेश को हम न उत्पन्न कर सकते हैं और न उसे हम क्या कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग इस बात से समझे कि आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है, न उसे नष्ट किया जा सकता है। अब समझिएगा आप लोग, अब इसे, अर्थात आवेश क्या रहता है, या हम लोग समझ सकते हैं आवेश आपका एक संचरित रहता है, इसे आप न खत्म कर सकते हैं न इसे उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश एक संचरित रहता है। अब विद्युत आवेश के प्रमुख प्रकार इस प्रकार से हो सकते हैं कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लीजिए पॉजिटिव है, इधर ये निगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, इधर अपने आप में अट्रैक्ट करेंगे। इधर ये पॉजिटिव प्लस इधर जा रहे हैं, तो ये दोनों को एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। असमान आवेश, इधर भी जा रहे हैं प्लस है, इधर भी प्लस है। मान लीजिए इधर भी जाने वाला प्लस है, इधर जाने वाला भी प्लस है, आपका दोनों क्या है, प्लस है। समान आकर्षण क्या करते हैं, आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, या प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन असमान क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। इस बात को समझिएगा। अब देखिएगा आप लोग, इसके बाद जब दो वस्तुओं के बीच में, कितने वस्तुओं के बीच में, जब दो वस्तुओं को आवेश एक दूसरे से, कितने से, जब दो वस्तुओं का आवेश आवेशित होते हैं, जब दो वस्तुओं के आवेश आवेशित होते हैं तो परस्पर आकर्षित करते हैं। जब दो वस्तु का आवेश आप पे क्या होंगे, आवेशित होंगे, तो परस्पर आकर्षित करते रहते हैं। अर्थात उन वस्तुओं के बीच क्या लगना होता है, आकर्षण बल लगता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, जब दो वस्तुओं का आवेश आवेशित है तो परस्पर उसके बीच में क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो आकाशीय यानी दो वस्तुओं के बीच में क्या हो जाएगा, आकर्षण बल होता है। ठीक इसके विपरीत, जब दो असमान आवेश होते हैं तो क्या होता है, आकर्षण होता है। और जब इसके ठीक उल्टा देखेंगे, समान आवेशित हो तो क्या हो जाएंगे, इसका समान आवेशित होता है। ये दो वस्तुएं जब समान आवेश में हो तो क्या होंगे, आकर्षण नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे,
आकर्षण आवेशित वह परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात इन दोनों वस्तुओं के बीच क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित बल लगता है। तो इस तरह से अब इसके बाद आप लोग आगे देखिएगा, आवेशित वस्तुओं के बीच क्रियाशील आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के संबंध में हम लोग क्या कर सकते हैं, कूलम्ब के एक नियम को प्रतिपादित किया जाता है। किस नियम को प्रतिपादित किया जाता है, कूलम्ब के नियम को प्रतिपादित किए जाते हैं, जो क्या है, इस प्रकार से आपका है। समझिएगा इससे आगे आप लोग अब से दो आवेश के बीच क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होंगे। जब दो आवेश होंगे, कोई दो आवेश हो तो उसमें क्या हो, या तो आकर्षण होंगे नहीं तो क्या होंगे, प्रतिकर्षण होंगे। जब दो आवेश होंगे तो उसमें आकर्षण नहीं तो प्रतिकर्षण होगा। उन आवेश के परिणामों का गुणनफल क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। उन परिणामी का गुणनफल सीधा क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। और उन दोनों आवेश के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, उन दोनों आवेश के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सब आपको समझना था। चलिए हम लोग इससे आगे चलते थोड़ा सा और समझते हैं। यदि मान लीजिए अब क्या है, यदि आपका Q1, समझिएगा आप लोग यहां पे, समझिएगा यहां पर सबसे पहले क्या समझिए, एक Q1 है तथा Q है। आप लोग क्या देख रहे थे, विद्युत देख रहे थे। चलिए हम लोग Q1 तथा क्या समझेंगे, Q2 है। दो आवेश आपके पास, एक कौन सा है, Q1 है, एक आपके पास क्या है, Q2 है। दो आवेश है, एक दूसरे को किस दूरी पे स्थित है, इसका दूरी क्या है, दोनों का, इस दोनों का दूरी आपका r है। क्या है दूरी, r। मान ली इनका दूरी क्या है, r। दूरी पर अवस्थित है तो कूलॉम नियम अनुसार, इनके कूलॉम नियम अनुसार आवेशों के बीच क्रियाशील प्रतिकर्षण बल होंगे। ये क्या होंगे, प्रतिकर्षण बल। तो F रेसिप्रोशनल यानी समानुपाती, आपका F समानुपाती क्या हो जाएंगे, Q1 बट्टे के Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। समीकरण आपका फर्स्ट। और जब इनका F समानुपाती या रेसिप्रोशनल कह सकते हैं, रेसिप्रोशनल 1 बटे क्या हो जाएगा आपका r स्क्वायर, क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड हो जाएगा। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 समीकरण फर्स्ट, F समानुपाती 1 बटे r स्क्वायर बड़ा क्या हो गया आपका समीकरण सेकेंड। अब इस दोनों समीकरण के निकालिएगा आप, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड करेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से कीजिएगा। तो हम जान रहे इस दोनों का क्या, यहाँ पे क्या लिख देंगे, F रेसिप्रोशनल, ये बराबर है ना। जब दोनों तो यहाँ लिख देंगे बराबर, क्या लिख यहाँ लिख देंगे Q1 बटे Q2 बटे क्या लिख देंगे r स्क्वायर। ठीक ना, ये हम लोगों का आ जाएगा यहाँ से। जब आया तो यहाँ पर समीकरण थर्ड है, ये क्या आया आपका समीकरण थर्ड, जहाँ हम एक k को क्या मानेंगे, यहाँ पे जहाँ k को एक नितांक मान लेंगे। k क्या है, एक मेरा नितांक है। क्या है, नितांक है, नितांक है। अब समझिएगा, तो ये आपका था, तो इस सूत्र एक आपका बन रहा है यहाँ से, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर। जब ये कब होगा, जब दो आवेश, यदि Q1 तथा Q2 आवेश एक दूसरे को किस दूरी पर स्थित है, r दूरी पर अवस्थित है, तो कूलॉम नियम अनुसार के बीच की कैसा बल बनेगा, प्रतिकर्षण बल बनेंगे। तो ये मेरा सूत्र यहाँ से निकल जाएंगे। अब समझिएगा आवेश की उत्पत्ति के कारण क्या है, क्यों आवेश उत्पन्न होती है, क्या कारण की आवेश उत्पत्ति होती है। आवेश की उत्पत्ति की कारण समझिएगा आप लोग, आवेश की उत्पत्ति का कारण, उत्पत्ति का कारण समझिए, कारण। तो आवेश की उत्पत्ति का कारण, तो आवेश की उत्पत्ति मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण है। आवेश का जो आपका उत्पत्ति होती है ना, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण करना, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को हस्तांतरण करना क्या कहलाते हैं, आपका आवेश का उत्पत्ति कहलाते हैं, आवेश की उत्पत्ति कहलाते हैं।
आवेश का क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है। आवेश का उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या हो गया आपका? कि उसमें इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होना। किसी उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है। कोई उदासीन वस्तु है, मान लीजिए एक वस्तु है, कैसा वस्तु है ये? आपका उदासीन वस्तु है। तो जब इसमें उदासीन वस्तु है, आपका एक वस्तु है, ये उदासीन वस्तु है, जब ये उदासीन वस्तु, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें आपका किसका संख्या? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपका क्या होता है? समान। तो उदासीन वस्तु में आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? इनकी दोनों की संख्या आपका क्या होगा? समान। तो इस बात को ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन में आपका वो किसी उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? तो समान होती है। समान होती किसी वस्तु में। नाभिकीय बल द्वारा प्रोटॉन काफी मजबूत से बंधे होते हैं। नाभिकीय बल द्वारा आपका प्रोटॉन क्या होते हैं? काफी मजबूत से बंधे हुए होते हैं। ये जो आपको नियम बताया गया है, ये नहीं आपका कूलाम का नियम होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग को। चलिए, या एफ ई बराबर लिख सकते थे आप लोग, क्या लिख सकते थे? ये भी ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पर उदासीन वस्तु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अब नाभिकीय बल द्वारा प्रोटॉन काफी मजबूत हो जाता है। एक बल होता है, कौन सा? नाभिकीय बल। कौन बल? नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल द्वारा क्या हो जाता है आपका? बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यह है एक, इसके अंदर आपका क्या होता है? नाभिकीय बल होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल, इसके नाभिकीय, किसी भी नाभिकीय बल द्वारा प्रोटॉन काफी क्या हो जाता है? मजबूत से बंधे रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कमजोर होता। जो आपका नाभिकीय बल के द्वारा, यानी नाभिकीय बल के द्वारा प्रोटॉन आपके बहुत ही मजबूत बंधे रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? क्या आकर्षण बल कमजोर हो जाते हैं। जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, यानी मान लीजिए एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, इस दोनों के साथ में रगड़ा जाए, जब ये दोनों वस्तु को रगड़ा जा रहा है, ऐसे ऐसे रगड़ा जा रहा है दोनों वस्तु में, जब रगड़ा जाएगा वस्तु को, जब एक दूसरे वस्तु को रगड़ा जाता है, तो समझिएगा यहाँ पे, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वस्तु, मान लीजिए एक वस्तु से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें क्या होता है? एक वस्तु से निकलकर इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। यानी इसमें से मान लीजिए एक दो वस्तु है, इस दोनों को एक दूसरे के साथ रगड़ा गया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चल प्रवेश कर गया। या मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये इस वस्तु है, इसमें दोनों को एक साथ रगड़ा जा रहा है, तो रगड़ने में इसमें से निकलकर आपके इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं प्रवेश। इस बात को ध्यान से रखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं और बात धीरे धीरे। अब इसके बाद देखिए, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कर जाते हैं, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो वस्तु धनावेशित होता है। अब मान लीजिए एक वस्तु ये था, एक वस्तु ये था, इस दोनों को आपने रगड़ा ना, जब रगड़ा तो मान लीजिए इस वाले से पहले एक दो कलर के बनाते हैं, एक वस्तु आपका लाल कलर का, एक हरा कलर का वस्तु। हरा कलर के वस्तु ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, हरा वाला ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन निकला, हरा वाला से निकलकर किस में गया? लाल वाले में। जब दोनों वस्तु को रंगा गया, जब दोनों वस्तु को रगड़ा गया, एक वस्तु को, जब दो वस्तु को रगड़ा गया यहाँ पे,
1 मिनट आप लोग रुक जाइएगा। अब 2 मिनट रुकिए आप लोग, 1 मिनट। हाँ, देखिए आप लोग विद्युत पढ़ रहे थे, विद्युत में क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे, इस बात को देख रहे हैं कि एक वस्तु ये रेड कलर का है आपका, एक वस्तु आपका ग्रीन कलर का है। आप देखिए इस वस्तु से ग्रीन कलर वाला वस्तु ने क्या करा, इसमें से इलेक्ट्रॉन, जब दो वस्तु को रगड़ा जा रहा है, जब दो वस्तु को एक साथ रगड़ा जाता है, इस वस्तु को एक दूसरे को साथ रगड़ा गया, तो हरा वाला में से इलेक्ट्रॉन निकला, हरा वाला में से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में गया? लाल वाला में। किसने? तो किस में से निकला? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वस्तु धनावेशित, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना हरा वाला, तो हरा वाला आपका क्या हो गया? प्लस, धनावेशित हो गया। यानी हरा वाला वस्तु आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन धनावेशित हो जाएंगे। लेकिन जब जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और रेड वाला में प्रवेश किया, इसमें से निकल कर इलेक्ट्रॉन आपको किस में प्रवेश कर रहा है? आपको रेड वाले में, तो रेड वाला ऋण आवेशित हो गया, ऋण आवेशित, ये आपका क्या हो गया? माइनस, तो माइनस हो जाएंगे। ये आपका क्या हो गया? रेड वाला आपका ऋण आवेशित हुआ। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया वह ऋण आवेशित, जिसमें से निकला हुए धनावेशित। इस बात को याद रखिएगा, ऋणावेशित। ये बात आपको लोगों को समझ आ गया कि धनावेशित कैसे होगा और ऋणावेशित कैसे होगा। धनावेशित। तो अब चलिए इससे आगे देखिएगा आप लोग। अब इससे आगे हम लोग क्या देखते हैं? अब देखिएगा, इसका कारण यह है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी प्रोटॉन संख्या बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की, कौन? हरा वाला वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला, तो प्रोटॉन संख्या किसका बढ़ गया? इसका हरा वाला का प्रोटॉन संख्या क्या हो जाएगा? बढ़ गया। क्या हो गया? हरा वाला के प्रोटॉन संख्या बढ़ गया। तो जैसे ही जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी प्रोटॉन संख्या बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। इसकी प्रोटॉन संख्या क्या हो गया? आपका हरा वाला का बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन की हमारा निकलकर रेड वाले में, वस्तु वाले में चले गए। अब समझिए, जिस वस्तु में प्रोटॉन की संख्या, लेकिन जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उनकी इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाती है। इसमें देखिए, इसमें रेड वाले में तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया, तो इसमें कौन सी संख्या बढ़ेगी? इसमें आपका बढ़ गया इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। किसकी संख्या बढ़ गई? इसमें आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो समझ आ चुका होगा इस बात को आप लोगों को। रानी जी, विशाल जी, अन्नूप्रिया, मौसम गुप्ता, आप लोग को जरूर सुनी, ये सब आप लोग को जरूर समझ आया होगा। जेनम खातून, आप लोगों को अब देखिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे क्या होती है? बढ़ जाती है। अब देखिए, तो सबसे पहले आपने क्या समझा कि इलेक्ट्रॉन से जब कोई भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगी तो वह धनावेशित होगी, उसकी प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी।
जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और वे ऋण आवेशित हो जाती है। चलिए यहां तक आप लोग का समझ आया होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, ऋण आवेशित कण है, इसलिए इसकी संख्या में अंतर आवेश की प्रकृति बदल जाती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि आवेश की उत्पत्ति मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण। इस बात से हमें यह स्पष्ट हो गया कि हम लोग का इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होना। हस्तांतरण की मतलब समझ रहे, इसमें से इसमें जाना या इस वस्तु से इस वस्तु में जाना, ठीक ना, तो इसे हम हस्तांतरण कहेंगे। अब समझिए इससे आगे आवेश को दो चार पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा, नोट कीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में। आवेश को प्रायः Q से लिखा जाता है। आवेश को प्रायः किससे सूचित किया जाता है, Q से सूचित किया जाता है। आवेश को प्रायः आपको किससे समझिए, आवेश को प्रायः किससे कथी करते हैं, आवेश को प्रायः किससे सूचित करते हैं, Q से सूचित करते हैं। किससे, Q से। पूछा जा सकता है आपका ऑब्जेक्टिव है, आवेश को आप किससे सूचित करते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बात है, इसका ध्यान रखिएगा। तो Q से सूचित किया जाता है। किससे, Q से सूचित आवेश को प्रायः किससे सूचित किया जाता है, Q से सूचित किया जाता है। अब देखिएगा इसके बाद आप लोग एक बात, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग का यहां से बनेगा, आवेश का एसआई। तो आप लोग यहां पे देखिएगा आवेश को किससे सूचित किया जाता है, समझिए आवेश जो यहाँ पे आपका क्या है, ये आवेश है। तो आवेश को इस बारे में समझिए, आवेश का एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया, कूलाम। आवेश को किससे सूचित किया जाएगा, तो Q से सूचित किया जाता है। किससे, Q से। किससे सूचित किया जाएगा, Q से। और कितना एक इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋण आवेश रहता है, इलेक्ट्रॉन पर आपका इसका ऋण कितना आवेश रहता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋण आवेशित होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19। तो कितने क्वेश्चन बने, 3 क्वेश्चन यहां से आपका बना कि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है, आवेश को प्रायः Q से सूचित किया जाता है, आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 है। अब चलिए इससे आगे देखिएगा आप लोग। अब समझिए विद्युत आवेश का प्रवाह। किसके आवेश का प्रवाह, विद्युत आवेश का प्रवाह, विद्युत आवेश का प्रवाह। तो विद्युत आवेश का प्रवाह के बारे में आप लोग समझिए। आप लोग जानते हैं कि एक धनावेशित तब कहा जाता है, आप लोग को बताया गया था धनावेशित कब कहा जाएगा, जब एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग उसमें से निकल रहा है या त्याग कर रहा है, तो जो त्याग करने वाला होगा, देने वाला होगा, वह इलेक्ट्रॉन वस्तु क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन, वह धनावेशित कहलाते हैं। तब जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या से कम होती है। ठीक इसके विपरीत वस्तु ऋणावेशित तब कहा जाता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है। तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे अधिक होती है, प्रोटॉन से। आप लोग को यही बात बताया गया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन को धनावेशित कब कहेंगे, जब कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब वस्तु मान लीजिए वस्तु है, इसे हम धनावेशित कब कहेंगे, इस वस्तु को जब कहेंगे जब इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलेगा, किसी दूसरे वस्तु में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। और किसकी संख्या बढ़ जाएगी, आपकी प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। किसकी संख्या,
प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो ये आपका क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाती है। इसी बात को ना आप लोग को बताया गया था। अब जब इसी का विपरीत, जब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब इसमें इलेक्ट्रॉन धनावेशित ऋणावेशित कब हो गई, ऋणावेशित आपका कब होता है, ऋणावेशित तो जब होगा जब आपका इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या होती है, बढ़ जाती है, संख्या बढ़ेगी बढ़ेगी। इसमें किसका कमी आ जाएगा, आपका प्रोटॉन की संख्या की कमी। इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसमें वाले में क्या आ जाएगी, धनावेशित में अधिक होगी। इसके बात को ध्यान रखिएगा। अब तब कहा जाता, अब इसमें देखिए आपको यहां पर समझिएगा, आप लोग देखिएगा, यहां पर आप लोग बनाइएगा, आप लोग अब देखिए इसमें प्लस है, आपका क्या है, इसमें प्लस है। फिर वही काम से आज दिन ठीक है, कहीं ना कहीं तार से प्रॉब्लम चल रहा है। प्लस 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 प्लस, इसमें आपका क्या हो रहा है, प्लस प्लस प्लस। इसमें देखिएगा आपका क्या होगा, माइनस, इस वस्तु वाला में माइनस 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 माइनस, इसमें आपका पूरा माइनस है। ये वस्तु ए हुआ आपका, ये क्या है वस्तु आपकी, ये बी है। क्या है, एक धन आवेश गोला है, ये गोला ए है, ये गोला बी है। मान लीजिए जब गोला है बी, ये गोला ए में धन आवेश है, इसमें को गोला ए में क्या है, आपका धन आवेश है। इस वाले में क्या है, आपका गोला बी के क्या है, गोला बी के पास समान संख्या में ऋण आवेश है। इसमें भी 9 गो, इसमें भी 9 गो, समान आवेश संख्या। अब देखिए प्रकृति ने अस्थैतिक अर्थात इन आवेश का प्रभाव नहीं होता है। इसमें क्या होता है, प्रकृति में आवेश का इनका प्रभाव नहीं होता है। इसमें प्रकृति का आवेश का प्रभाव क्या होता है, नहीं होता है। प्रकृति में एस्थेनिक है, इसमें क्या है, एस्थेटिक है, एस्थेटिक है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात इन आवेशों का प्रवाह आवेश का प्रवाह नहीं होता है, प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है। क्या नहीं होता है, प्रवाह नहीं होता है। ये आपने क्या समझा कि यहाँ पे देखिए इसमें भी समान धारावेशित थे, इसमें समान निर्वासित थे, इसमें भी 9 को चिन्ह था, इसमें भी प्लस प्लस माइनस 9 को था, दोनों में बराबर थे। तो प्रकृति में क्या है, स्थैनिक था, इसमें अर्थात इनमें आवेश का प्रवाह नहीं होंगे। लेकिन अब जो फिगर आपको बना के बताया जाएगा उसमें देखिएगा आप लोग क्या है कंडीशंस इसमें। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है,
क्या कीजिएगा इसमें आप लोग समझिएगा। इसमें आप देखिए यहाँ पर हम प्लस प्लस ले लेते हैं, क्या है प्लस 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 माइनस 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 माइनस। अब समझिएगा इसमें क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक धारा करेंगे हम लोग, परंतु बी तरह के गोला, देखिए एक गोला आपका ये है, गोला हो गया, एक गोला आपका यहाँ पे है, ए गोला और बी गोला है, समझिएगा ध्यान से। जब आपका यहाँ पे गोला है, ए गोला बी, किसी चालक तार से जोड़ा दिया जाता है, इस किसी चालक के तार से हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ दिया जाता है। इस ए गोले को बी को किसी चालक तार से जोड़ दिया जाए तो इसमें आवेश का एक गोला एक दूसरे में प्रवाहित, आवेश का एक गोला इसमें, इसका गोला एक में किसमें, इसमें प्रवाहित होगा, यानी इसका इसमें प्रवाहित होने लगेगा। और आपका इस वाला को पार्ट को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस वाले पार्ट का आपका इसमें धारा आपको प्रवेश होने लगेगा। कब, जब ए गोले वाले वस्तु को बी वाले गोले को किसी चालक की तार से जोड़ दिया जाता है तो आवेश का एक गोला दूसरे आवेश के गोले में क्या होने लगते हैं, एक दूसरे गोला में प्रवाहित होने लगते हैं। तो ये आपको क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जो है आप इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक धारा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक धारा। नीचे जो आपका है इसे आप क्या कह सकते हैं, कन्वेंशन। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, एक कन्वेंशनल धारा आपका हो जाएगा, कन्वेंशनल धारा, क्या धारा, कन्वेंशनल धारा। अब समझिए यहाँ पर, अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठा होगा कि आवेश ए गोला बी में जाएगा कि आवेश गोला बी से ए में जाएगा, कि इसमें से इसमें ए वाला बी में जा रहा है या बी वाला ए में जा रहा है। इस क्वेश्चंस के आपके मन में उठना स्वाभाविक है। इस बात को चलिए उठ रहा तो इसकी आपको कल बताया भी जाएगा। इस प्रश्न को आसान बनाने के लिए आप क्या कीजिए, आसानी तरीका से आपको समझने के लिए उच्च विद्युतीय विभव तथा ऋण आवेश निम्न विद्युत विभव को मान लिया गया है। इसमें हमने क्या मान लेंगे, एक को मान लेंगे उच्च विद्युतीय विभव मान लेंगे, इसमें एक को हम क्या मानेंगे, उच्च विद्युत विभव मानेंगे, विद्युत विभव मानेंगे। दूसरा को हम क्या मान लेंगे, ऋण आवेश मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे, ऋण आवेश, एक को क्या मानेंगे, उच्च विद्युत विभव मानेंगे। अब चलिए ऋण आवेश मानिएगा। तो अब ध्यान दिखिएगा आप लोग, जब इस तरह जब चालक तार के द्वारा धनावेशित गोला को, जिसको हम धनावेशित गोला मानेंगे, धनावेशित गोला को ऋण आवेशित गोला से जोड़ दिया जाता है। धनावेशित के जो तार होते हैं चालक जो तार द्वारा धनावेशित गोला को किसके, ऋणावेशित गोला से, ऋण आवेशित गोला से जोड़ दिया जाता है। आवेश धन विभव वाले गोले से ऋण विभव वाले गोल की ओर प्रवाहित होते हैं। अब मान लीजिए आपका उच्च विभव वाला बी गोला है और ए गोला आपका क्या है, ऋण, यहाँ पे दिया गया है उच्च विभव वाला, मान लीजिए ये समझिए दो गोला है, ये है आपका, ये उच्च विभव वाला गोला हो गया। कौन सा गोला, उच्च विभव वाला। आपका ऋण आई क्या हो गया, ऋण आवेश वाले। तो किसमें से किसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन, आपको इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होंगे, गोले की ओर प्रवाहित, चालक से होने वाले, जो चालक से होने वाले प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा। अब आपके पास आ रहा है विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा के बारे में समझिएगा आप लोग। विद्युत धारा चालक से
चालक से होने वाले चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वास्तव में धारा आपका क्या हो सकता है? ऋण से धन की ओर प्रवाहित होता है। वास्तव में देखा जाए तो धारा किस ओर? ऋण से धन की ओर प्रवाहित होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक धारा किसे कहते हैं समझिएगा, आप लोग लिखते चलिएगा। इलेक्ट्रॉनिक धारा, इलेक्ट्रॉनिक धारा। इलेक्ट्रॉनिक धारा समझिए। इलेक्ट्रॉनिक धारा वास्तव में जो आपका ऋण होता है धन की ओर प्रवाहित होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक धारा। लेकिन इस अध्याय में आपको क्या पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखिए। कन्वेंशनल धारा को ही आधार मानकर सारी व्याख्या की गई। आपके इस चैप्टर में किस धारा को मानकर? कन्वेंशनल धारा को। आपको नीचे लिखा गया है, ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक धारा बताया गया है, नीचे क्या? कन्वेंशनल धारा। लेकिन आपको इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में कन्वेंशनल धारा के बारे में पढ़ना है। चलिए, कन्वेंशनल धारा के बारे में पढ़ना है तो जब कन्वेंशनल धारा के बारे में आपको पढ़ना है तो यहां ध्यान से देखिएगा आप लोग। अर्थात धनावेशित वस्तु को उच्च विभव पर तथा ऋणावेशित वस्तु को निम्न विभव पर मानते हुए धन से ऋण की ओर प्रवाहित होता माना गया है। तो ऐसे धारा को क्या कहा गया है? कन्वेंशनल धारा कहा गया है। तो लिख लीजिए, पहले आप क्या लिखिएगा यहां पर? इलेक्ट्रॉनिक धारा के बारे में। देखिएगा, वास्तव में धारा ऋण से धन की ओर ही प्रवाहित होती है। जिसे इलेक्ट्रॉनिक धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक धारा कहते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक धारा क्या किसे कहते हैं? समझ आ चुका होगा इलेक्ट्रॉनिक धारा के बारे में। अब समझिएगा आप, क्या समझिएगा आप लोग? इलेक्ट्रॉनिक धारा के बाद आप लोग क्या समझिएगा? तो कन्वेंशनल धारा के बारे में समझिए। किसके बारे में? कन्वेंशनल धारा के बारे में। तो कन्वेंशनल धारा के बारे में। कन्वेंशनल धारा के बारे में समझिए। धनावेशित वस्तु को, इसमें क्या होगा? कन्वेंशनल धारा किसे कहते हैं? तो धनावेशित वस्तु को उच्च विभव पर तथा
ऋणावेशित वस्तु को निम्न विभव पर मानते हुए धारा धन से ऋण की ओर, किधर ओर, ऋण की ओर प्रवाहित होते हैं, ऋण की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, ऋण की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होता माना गया, ऋण की ओर प्रवाहित होता माना गया है, माना गया है। ऐसी धारा को आप क्या कहते हैं? ऐसी धारा को आप कन्वेंशनल धारा कहते हैं। कन्वेंशनल धारा कहते हैं, कन्वेंशनल धारा कहते हैं। इस तरह से आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनिक धारा, कन्वेंशनल धारा हुआ। तो आप लोगों को आज इतना ही तक रहने दिया जा रहा है, फिर कल इससे आगे आप लोग को बताया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यदि आप नहीं किए तो, यदि आपके फ्रेंड है तो फ्रेंड को भी, फ्रेंड के पास शेयर कीजिए आप लोग। आज हम लोग इससे कल आगे बढ़ेंगे।